सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो वन शॉट सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी इस चैप्टर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर फर्स्ट हाफ में हम स्टडी करेंगे अबाउट रेडिएशन यानी लाइट के बारे में, एंड सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर डुअल नेचर का मतलब क्या है। देखो, डुअल नेचर का सिंपल से मतलब होता है दो नेचर, यानी कि दो नेचर हमें रेडिएशन के देखने हैं और दो ही नेचर हमें मैटर के देखने हैं। तो देखो, अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो अर्लियर इट वाज थॉट दैट कि लाइट के पास सिर्फ एक ही नेचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेव नेचर। अगर आपने देखा होगा तो चैप्टर नंबर 7 में हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं, और लाइट के वेव नेचर को कंसिडर करते हुए हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जैसे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनिशियली ऐसा माना जाता था कि लाइट के पास एक ही नेचर है और वो क्या है, वेव नेचर। लेकिन 1887 में हेनरिक हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फिनोमेना डिस्कवर किया, या मैं ये कहूँ कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी डिस्कवर कर दी जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना है, और उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल नेचर कंसिडर करना पड़ा। यानी कि अर्लियर ऐसा पता था कि जो लाइट का नेचर है वो एक ही नेचर है, दैट इज़ कॉल्ड वेव नेचर। बाद में ऐसा पता चला कि लाइट के पास एक और नेचर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकल नेचर। यानी लाइट की इतनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम किसी एक नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। अच्छा, जब लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है ना, तो इसी को हम फोटोन कहते हैं। आपने सुना होगा फोटोन वर्ड। तो जो फोटो वर्ड है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू लाइट, और ये बेसिकली लाइट के किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, लाइट के पार्टिकल नेचर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो मैटर है, मैटर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैटर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें डिस्कस करना है अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आई थिंक बेसिक इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन, कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करना है। दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोटॉन्स के बारे में। ठीक है। और फोटॉन क्या है? फोटॉन बेसिकली लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन का याद रखना है, रेडिएशन का दूसरा नाम क्या है? लाइट। तो रेडिएशन को ही लाइट कहते हैं, और लाइट यहाँ पर क्या है? फोटॉन है। तो आप ये कह सकते हो कि रेडिएशन, लाइट और फोटोन, यहाँ पर तीनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि भाई किसी फोटोन के पास, किसी लाइट या रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी होती है, या वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो एनर्जी ऑफ लाइट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यानी न्यू का मतलब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। न्यू को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो आई कैन राइट दैट E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर ये जो H आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है जो कि होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई जगह पर हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी जो है लाइट की वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, और इसे हम न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? NEW, न्यू। न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जितनी ज़्यादा लाइट में फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिला ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला जो आपको याद रखना है, तो ये जो फार्मूला है इसको मैं नाम दे देता हूँ। दिस फार्मूला इज बेसिकली डिनोट्स द एनर्जी ऑफ लाइट, या आप इसी को कह सकते हो एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ रेडिएशन। तो ये भूलना नहीं है। ठीक है। रेडिएशन। ओके। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करता हूँ। एज मुझे पता है कि C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा। जैसे आपने पढ़ा होगा V इज़ इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ते हैं? ये फॉर्मूला हम बेसिकली साउंड के केस में पढ़ते हैं, जहाँ पर V का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, N का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ।
उसी तरीके से लाइट के केस में ये फॉर्मूला लिखा जाता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं देखूँ जहाँ पे मैंने लिखा है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज देयरफॉर यू कैन राइट न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है e इज इक्वल टू एच न्यू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ e इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और आपको पता है c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं e इज इक्वल टू एच न्यू और e इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी ऑफ लाइट बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। तो ये याद रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, और तभी हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे पास एक कोई सोर्स ऑफ लाइट है। अच्छा, ये सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है या कोई भी डिफरेंट सोर्स हो सकता है। और लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। और आप जानते हो कि मेटल के प्लेट में क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हेनरिक हर्ट्ज ने क्या देखा कि जब किसी सोर्स से कोई लाइट मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करती है तो अपने साथ कितनी एनर्जी लेके जाती है, एच न्यू अमाउंट की एनर्जी लेके जाती है। ठीक है, इसे आप फोटोन भी कह सकते हो या रेडिएशन कह सकते हो। तो मैं इसका इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ कि जब कोई लाइट या रेडिएशन या फोटोन किसी सोर्स से निकल कर किसी मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करता है तो अपने साथ कितनी एनर्जी कैरी करता है, दैट इज़ ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो मैं सीधा लिख देता हूँ एच न्यू। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस एनर्जी को दो तरीके से यूटिलाइज करेगा। इसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो यूटिलाइज कर लेगा अपने आप को एटम से फ्री करने में, बिकॉज हमें पता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे फोटोन यानी रेडिएशन के पास कितनी टोटल एनर्जी थी, एच न्यू। इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को यूटिलाइज किया और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज़ हो गई अपने आप को एटम से फ्री करने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी उस एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से निकल के बाहर आ जाएगा, और इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जिस एनर्जी के साथ ये निकल के बाहर आएगा उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है कि जब भी कोई फोटोन किसी मेटल प्लेट को स्ट्राइक करता है तो अपने साथ कितनी एनर्जी लेके आता है, एच न्यू। उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने आप को एटम से फ्री करने में लगा देता है, और रिमेनिंग एनर्जी क्या होती है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ वो मेटल प्लेट से निकल के बाहर आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया अब उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसको हम बोल सकते हैं मेटल प्लेट कह सकते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना बेसिकली है क्या, तो यहाँ से अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सोर्स से किसी फोटोन लाइट का मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होना और उससे किसी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना होता क्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या कोई भी लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लाइट के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करा पाएगा, क्योंकि ये जो फाइन नॉट है जिसे मैं बोल रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, इसका पूरा नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। आगे मैं इसकी डेफिनेशन लिखाने वाला हूँ। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की वैल्यू हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल प्लेट when it is exposed to a radiation of suitable frequency। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे हम suitable frequency कहते हैं, is called photoelectric effect। यानी सिंपल सा लॉजिक आप ये याद रखो कि किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ suitable frequency is called photoelectric effect।
और जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया है द एमिटेड और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल के बाहर आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी जब तक वो मेटल प्लेट के अंदर है तो उन्हें हमने इलेक्ट्रॉन बोला, और जैसे वो मेटल प्लेट के बाहर आ गए तो उन्हें हमें फोटो इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ा। अब यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन आ जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा अगर उस पर्टिकुलर लाइट के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करा सके, देन ओनली इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। तो उसी तरीके से अब जैसे कि हमें पता है एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि वो कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट आउट होगा। इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहते हैं। So the minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from the metal surface is called threshold frequency। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब देखो, अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जस्ट प्लेट से अलग होंगे। तो याद रखना है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वहीं अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यहाँ पर लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट से। और इसका यहाँ पर मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि आप मान लो कि जैसे यहाँ पर आपके पास कोई एक मेटल की प्लेट है और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है। तो आप देखोगे कि मेटल प्लेट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, यानी कि वेवलेंथ कम है। अब आपको पता है जब वेवलेंथ कम होगा तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ कम होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन के एमिट आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं ये जो मेरा सोर्स ऑफ लाइट है इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी अब आप देखोगे तो ये जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो वेवलेंथ के इंक्रीज़ होने से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब एनर्जी डिक्रीज़ होगी और अगर वो एनर्जी एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर वही बोला है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। मतलब कि इस वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज़्यादा वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा, बिकॉज लैम्डा नॉट वो वैल्यू है जिसके ऊपर अगर वेवलेंथ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। यानी कि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो लेस देन क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस से एटम को अलग करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मिनिमम एनर्जी, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो अलग अलग मेटल प्लेट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, या इसी को आप पूरा नाम लोगे तो बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो इक्वेशन है, ठीक है, कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो अपने साथ कितनी एनर्जी लेके आती है, h²। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी अपने आप को एटम से फ्री करने में लगा देता है। तो इसी को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं। और रिमेनिंग एनर्जी उसकी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के साथ वो निकल के बाहर आ जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इन डेफिनेशंस को नोट डाउन करना और अच्छे से याद कर लेना। खासतौर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अब देखो, जब हेनरिक हर्ट्ज ने फिनोमेना डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जब कोई लाइट किसी मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करती है तो उससे क्या निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा के फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि हमें पता है कि जब किसी वायर में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जहाँ पर हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स हैं, हम इस पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोला है कि इट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हेनरिक हर्ट्ज ने सेटअप तैयार किया उस सेटअप में क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले देयर वाज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इंसिडेंट होगी एमिटर प्लेट पर, और जब लाइट इंसिडेंट हो रही होगी तो बीच में यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू फिल्टर द लाइट। क्वार्ट्ज विंडो का काम क्या है, इट इज़ यूज टू फिल्टर द लाइट, ठीक है। यानी कि हमें जो लाइट एमिटर प्लेट पर इंसिडेंट कराना है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कराना है, तो इसके लिए हमने क्वार्ट्ज विंडो को लगा रखा है। वहीं अगर हम बात करें एमिटर प्लेट की, तो देखो एमिटर प्लेट जो है यहाँ पर ई, इसे आप कैथोड प्लेट भी कहते हो, और इसका मेन काम जो होता है वो ये है कि जब लाइट इस पर इंसिडेंट हो और अगर उस लाइट के पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी है तो उससे वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो याद रखना है कि एमिटर प्लेट इज द प्लेट विच इज़ यूज टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। वहीं पर कलेक्टर प्लेट जो आपको दिखाई दे रहा है, कलेक्टर प्लेट को हम दूसरा नाम एनोड भी कहते हैं। और कलेक्टर प्लेट का बस यही काम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट आउट होंगे इलेक्ट्रॉन से तो कलेक्टर प्लेट का बस यही काम है कि जो इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से इजेक्ट आउट होंगे उनको क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट इज़ यूज टू कलेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। देखो कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर का यहाँ पर सिंपल सा काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कम्यूटेटर इज़ बेसिकली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है, माइक्रो एमीटर। देखो माइक्रो एमीटर का काम क्या होता है, माइक्रो एमीटर इज बेसिकली यूज टू मेजर द स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली एमीटर का काम ही होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट का है, तो यहाँ पर माइक्रो एमीटर हमने लगाया है। माइक्रो एमीटर इज यूज टू मेजर द स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन अब यहाँ पर देखो, अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने से पहले हमें यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, इस सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट है जो इस एमिटर प्लेट पर इंसिडेंट होगी, और हम देखेंगे कि इस एमिटर प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से एमिट आउट होंगे। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं दे विल ट्रैवल टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, ठीक है। बिकॉज इनिशियली हम क्या करते हैं, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव रखते हैं, एमिटर प्लेट को नेगेटिव रखते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कलेक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, सो नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव। इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुँचेंगे तो हम ये देखेंगे कि सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लगेगा और माइक्रोमीटर उस करंट को रिकॉर्ड कर लेगा, एंड दैट करंट इज सेड टू बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक बात और याद आपको रखना है कि ये पूरा जो सेटअप है वो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में परफॉर्म किया गया था। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में इसलिए परफॉर्म किया ताकि जो इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से निकले वो सीधा किधर की तरफ पहुँचे, कलेक्टर की तरफ रैंडमली मूव ना करें। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में वी है, वी फॉर वोल्ट मीटर। आपको पता है वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और नेक्स्ट यहाँ पर है वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। तो वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स इसलिए लिया है बिकॉज हमें ये पता करना था, यानी हेनरिक हर्ट्ज ने ये पता किया कि अलग अलग पोटेंशियल पे किस तरीके से ये बिहेव करेगा फिनोमेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गया। तो हमने देखा कि जो हेनरिक हर्ट्ज का जो सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इट कंसिस्ट ऑफ एस मतलब सोर्स ऑफ लाइट, डब्ल्यू मतलब क्वार्ट्ज विंडो विच इज यूज टू फिल्टर द लाइट, ई फॉर एमिटर प्लेट, सी फॉर कलेक्टर प्लेट, कम्यूटेटर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइक्रोमीटर का काम क्या है, टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वहीं पर वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करना। और ये जो आप रिहोस्टेट देख पा रहे हो ना, रिहोस्टेट का सिंपल सा काम होता है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, जिसका काम है पोलैरिटी को चेंज करने के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसका काम होता है पोटेंशियल को वेरी करते रहना।
नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसके वर्किंग की। तो देखो वर्किंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज वर्किंग में देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ suitable frequency falls on emitter plate E, photoelectrons are emitted and these photoelectrons are collected by collector plate C, thus a small photoelectric current is recorded by micrometer। तो काफ़ी सिंपल सा आपने देखा कि जब किसी सोर्स से कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी एमिटर प्लेट पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं एंड दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट सी एंड दस वी सी दैट देयर इज अ स्मॉल करंट डेवलप इन द सर्किट विच इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसका वर्किंग हो गया। अब यहाँ पर हम मेन बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो मैं यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन मेन लिख रहा हूँ, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, बाय कीपिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड। हमने लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा। फिर हमने देखा इट वाज ऑब्जर्व दैट नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाज रिकॉर्डेड टिल द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज रीच्ड। यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये देखा कि जब तक हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं हो गई तब तक कोई इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं हुआ, और जैसे हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट एमिटिंग। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाने या कम करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत कॉमन सी थिंकिंग है, आप समझ सकते हो भाई, लाइट में जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, लाइट के पास एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और डेफिनेट सी बात है उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। So by keeping intensity of light and potential difference constant, it was observed that as the intensity of light increases, photoelectric current also increases। तो जैसे जैसे हम लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाते जाएंगे हम ये देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बिकॉज जैसे हम लाइट की ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे यानी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि एमिटर प्लेट से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे तो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाता है दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पोटेंशियल एंड देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट है। तो इनिशियली मैं क्या करता हूँ, कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ। तो जब मैं कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकलेंगे और ये ज़्यादा तेज़ी से कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे करते करते जैसे मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाऊँगा तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से एमिट होकर कलेक्टर प्लेट की तरफ पहुँचेंगे और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर करंट सैचुरेट हो जाएगा, यानी करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर करंट में फर्दर इंक्रीज नहीं होगा भले ही मैं कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर लूँ, क्योंकि वो पोजीशन वो होगी कि जहाँ पर भाई मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट एमिट करेगा, लेकिन इस एमिटर प्लेट की एक कैपेसिटी है ना कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकता है। तो फिर उसके ऊपर आप कितने भी पॉजिटिव पोटेंशियल कर दो तो फिर तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट आउट होंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, फिर वहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है दैट इज इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वेयर अप्लाइड टू द कलेक्टर। अगर मान लो हम कलेक्टर प्लेट में नेगेटिव पोटेंशियल लगातार अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस एंड फॉर सम टिपिकल वैल्यू दैट इज -V0, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम 0, ठीक है। और इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो एग्जाम ये डेफिनेशन आता है कि डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो याद रखना है कि इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, द नेगेटिव पोटेंशियल वेयर करंट स्टॉप्स और बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, द नेगेटिव पोटेंशियल वेयर करंट स्टॉप्स और बिकम्स 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये भी याद रखना कि इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। तो अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि पहले हमने कलेक्टर
प्लेट को पॉजिटिव रखा था, एमिटर प्लेट को नेगेटिव। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए आप एज्यूम कर लो कि मैंने इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया, अब मैं देखूंगा कि जैसे ही मैं नेगेटिव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होते हैं, और कलेक्टर को भी हमने नेगेटिव रखा है तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, यानी जो इलेक्ट्रॉन अब पहले जो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगे। अच्छा, जब ये पीछे धीरे धीरे हटने लगेंगे तो हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होने लगेगा और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल में मिल जाएगा जिस पोटेंशियल पर करंट पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। उसी पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्या बोला है? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाता है। दैट मीन्स देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है कि लाइट गिरने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम नहीं लगता है, और जो टाइम लगता है दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड। तो बस इतना ही टाइम लगता है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट होने में जैसे लाइट इंसिडेंट होगी। तो आप समझ सकते हो कि 10⁻⁹ सेकेंड कितनी स्मॉल वैल्यू होती है। तो ये टोटल मैंने यहाँ पर आपको 5 ऑब्जर्वेशन बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 से 3 ऑब्जर्वेशन आप कर लेना, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैसे ही पूछेंगे। राइट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी 2-3 ऑब्जर्वेशन इससे कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन इसके जो इक्वेशंस है वो आइंस्टाइन ने दिए 1905 में। ठीक है, तब फाइनली जाके डिक्लेरेशन हुआ कि भाई रेडिएशन को 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन बनता है इससे, दैट इज डिराइव। ऐसे 2 तरीके से पूछ सकते हैं कि स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वापस से मैं 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगा, उसमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मिनिमम कर लेना। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि ये जो मैं इक्वेशन यहाँ पर अभी लिखने वाला हूँ इसी के बेस पर आपको फॉर्मूला मिलेगा और उस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस क्या होता है? फाई नॉट। ये वही फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कोई लाइट किसी मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करती है तो अपने साथ कितनी एनर्जी लेके आती है। मैंने बोला था एच न्यू अमाउंट की एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी अपने आप को एटम से फ्री करने में लगाता है, और रिमेनिंग एनर्जी क्या होती है? उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। अगर आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वेयर, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखना है कि वेयर जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है इसको हम कभी भी क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² मैक्स। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर m मतलब क्या है? यहाँ पर m का सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वहीं v का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी कह सकते हो मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, एनर्जी की 2 यूनिट होती है, एक तो हम जूल भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है इट इज़ इक्वल टू E इंटू वी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे ही हम कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल को देने से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे पीछे हटने लगेंगे। लेकिन इसमें से इन सारे फोटो इलेक्ट्रॉन में से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो सबसे लास्ट में रिटर्न होके जाएगा, यानी उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? ई वी। वी का मतलब यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करूं, सो आई विल गेट अ फॉर्मूला दैट एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। क्या मिलेगा? एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can explain all the characteristics of photoelectric effect। ठीक है, तो अब चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक सो ये तीनों इक्वेशन आपको पता चल गए होंगे। सबसे पहले आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? एच न्यू माइनस फाई नॉट। फिर एक और इक्वेशन में पता चला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों की इक्वेट कर देंगे तो नया इक्वेशन मिलेगा दैट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पे याद रखना है कि वी नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? अच्छा, वी नॉट भी लिख सकते हो ये, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है ना, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है हमारा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके एमिटर प्लेट की तरफ आ जाएगा तो कलेक्टर प्लेट तक कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आइंस्टाइन पोस्टुलेट या जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें जो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने वाला हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्योंकि इस पर कुछ फॉर्मूलेज बनेंगे और उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज जस्ट एन स्टेटमेंट। तो देखो, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मान लो इफ़ अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन मैं ये बोलूँगा कि जो मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि आपको पता है कि न्यू नॉट का मतलब यहाँ पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट एटम से अलग होता है, यानी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होकर बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू जीरो होगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा? अब आपको पता है इक्वेशन 1 हमारा क्या था? दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह पर यहाँ पर मैं जीरो रखता हूँ और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, क्योंकि एच न्यू होता है लेकिन न्यू किसके बराबर किया हमने? न्यू नॉट, माइनस क्या हो जाएगा? फाई नॉट। तो यहाँ से आपको फाई नॉट यानी फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मिल गया दैट इज एच न्यू नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है, इस जैसे कि हमें पता है एज यू नो दैट कि न्यू नॉट को हम सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर फाई नॉट का हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मिल गया। अब हमें क्या करना है? इसी फाई नॉट की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देना है। सो देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई नॉट इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इस फाई नॉट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करूँगा तो मैं देखूंगा कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक नया फॉर्मूला मिलेगा दैट इज एच एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू क्या है? एच न्यू नॉट। तो यहाँ से आप देखोगे तो कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन है यहाँ पर? एच कॉमन है। तो अगर मैं एच को बाहर निकाल दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। याद रखना है न्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला वो किस टर्म में मिला? इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि मैं जानता हूँ एज आई नो दैट कि न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बाई लैम्डा, एंड न्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला मिलेगा दैट इज एच, और न्यू की जगह पर क्या आएगा? सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट। अब देखो सी आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन। तो जैसे मैं सी को बाहर निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो मुझे अब फॉर्मूला मिलेगा दैट इज एच सी 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल गया। यानी हमने जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है इस कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें कई सारे फॉर्मूलेस मिल गए जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखा कि अगर मान लो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी तो इन वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें फाई नॉट का आंसर मिलेगा एच न्यू नॉट, जिसे आप चाहिए तो एस सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो। फिर हमने इसी फाई नॉट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप किया जहां पर हमें एक आंसर मिल गया दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और जैसे कि हमें पता है न्यू को हम सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, न्यू नॉट को सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। अब यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, ये कंडीशन आपको याद रखना है कि कब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा, कब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। तो देखो ये कुछ नोट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो नोट करके आप ये लिखोगे कि मान लो इफ़ योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विल एमिट आउट, ठीक है, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर मान लो कि इफ़ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। और अगर ऐसा हो जाता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एमिट आउट तो होगा लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वहीं अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ के केस में आप लिख सकते हो कि इफ़ लैम्डा इज ग्रेटर दैन लैम्डा नॉट, तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज लैम्डा नॉट वो मैक्सिमम वेवलेंथ है कि जिसके ऊपर अगर वेवलेंथ गया तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। तो डेफिनेट सी बात है इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, जीरो। और अगर मैं इसी को रिवर्स करके बोलूँ कि इफ़ लैम्डा इज़ लेस दैन लैम्डा नॉट, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन से एमिट आउट हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एज द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एमिटर प्लेट द इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन का मतलब है दैट इज इक्वेशन हमने क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। इसे आप अच्छे से लिख लेना कि एज द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन एमिटर प्लेट द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट shows that kinetic energy of the photoelectrons increases with increase in frequency of incident radiation। यानी ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो गेट इंक्रीज। और वहीं लास्ट में डिस्कस करूं तो ये क्या दिया है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बिकॉज वी नो दैट एज सून एज द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड एट द मोमेंट इंसिडेंट रेडिएशन इज कट ऑफ देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना बहुत ही इंस्टेंटेनियस है, बहुत ही क्विक है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन तभी एमिट आउट होगा जब उसमें रेडिएशन इंसिडेंट होगी मेटल प्लेट पे, और जैसे रेडिएशन कट ऑफ हो जाएगी तो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। तो ये जो हमारी तीन मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, इसमें से आप कोई भी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कर लेना, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज़ फोटो सेल। बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखते हैं कि फोटो सेल क्या होता है। सो फोटो सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो सेल क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे हमारा सोलर एनर्जी होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कुछ वैसे ही काम यहाँ पर फोटो सेल करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने बोला ये एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जाम में ये पर्टिकुलर टॉपिक 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, जहां पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फोटो सेल, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल विथ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल में देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिया है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड। तो ये जो बेसिकली आप देख पा रहे हो इसे हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, यानी इसके अंदर कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। और उसके बाद देखो यहाँ पर हमने बोला है कि 2 इलेक्ट्रोड्स है जिसे हम एक को कैथोड कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, कैथोड है, जिसे हम एमिटर प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एनोड है, जिसे हम कलेक्टर कहते हैं।
तो याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एमिटर एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर, COLLECTOR, कलेक्टर। ठीक है, ओके। आगे क्या बोला है, द कैथोड इज सेमी सिलेंड्रिकल फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट E एंड द एनोड इज इन द फॉर्म ऑफ वायर लूप कलेक्टर C। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड प्लेट है जिसे हम एमिटर प्लेट कहते हैं, और एक यहाँ पर वायर लूप कलेक्टर है। ठीक है, जिसका काम होगा कि जब एमिटर इलेक्ट्रॉन को एमिट करे, यहाँ पर एमिटर को हम बेसिकली किससे डिनोट कर रहे हैं, E से, और कलेक्टर को, कैथोड को किससे डिनोट कर रहे हैं, C से। ठीक है, अब आप देखोगे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी कहाँ पर, इस कैथोड प्लेट में, तो हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द वायर लूप कलेक्टर। ये वायर लूप कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, और इस तरीके से हम देखेंगे कि सर्किट में कुछ अमाउंट का करंट फ्लो होने लगेगा, और माइक्रोमीटर उस करंट को रिकॉर्ड कर लेगा। यहाँ पर हमने हाई टेंशन बैटरी लगाई है कि इनिशियली हम क्या कर सके, इसको पॉजिटिव रख सके और इसे नेगेटिव रख सके। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम वर्किंग देखने वाले हैं। तो देखो, वर्किंग का स्टेप बहुत ही सिंपल है। व्हेन अ सुटेबल लाइट वेवलेंथ फॉल्स ऑन कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, जिसकी वजह से एमिटर से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो अ स्मॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द सर्किट एंड दिस करंट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एमीटर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका जो वर्किंग है वो सिमिलर टू है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने देखा था। अब लास्ट में हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल, कि फोटो सेल का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला है कि इट इज़ यूज इन ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो रेड, ग्रीन एंड येलो होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द उसमें जो टाइमर सेटअप रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन बर्गलर अलार्म टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल्स। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ रखी हो, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अगर मान लो कोहिनूर डायमंड रखा हुआ है तो वो रेडिएशन से घिरा हुआ होता है, और जैसे कोई विलन या कोई भी उसको एंट्री करता है तो वहाँ पर बीम ऑफ लाइट कट होती है, और जिसकी वजह से अलार्म बज जाता है। तो कुछ वैसे ही सिस्टम यहाँ पर बताया जा रहा है। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड इन लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लक्स मीटर में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो अंपायर शाम के टाइम पर लक्स मीटर का यूज़ करके लाइट की इंटेंसिटी को चेक करते हैं कि खेल को आगे हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आ जाता है, इट इज़ यूज अलॉन्ग विद कैमराज टू डिटरमाइन द करेक्ट टाइम ऑफ एक्सपोजर। आप कभी कभी आपने देखा होगा कैमरास में टाइमर सेट कर देते हो और उस पर्टिकुलर टाइम पर वो फ़ोटो क्लिक हो जाती है, तो वहाँ पर भी हम फोटो सेल प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टॉपिक हो जाता है फोटो सेल का, जहाँ पर सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन प्रिंसिपल देख लिया, इसके बाद कंस्ट्रक्शन आ गया, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग और इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ से हमारा रेडिएशन वाला पार्ट खत्म होता है, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैटर वाले पार्ट को। देखो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डीप कंटेंट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो बहुत ही कम है, और उन्हीं टॉपिक से जो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वही हर साल रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैटर। तो देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैटर को भी 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो यानी होता क्या है कि देखो मैटर इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो भाई वो पार्टिकल नेचर तो शो करेगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वेव नेचर को भी शो करता है। तो जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट के बारे में बात की थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब भी मैटर के बारे में आएगा, मैटर के डुअल नेचर के बारे में बात आएगी, तो यहाँ पर एक नाम आएगा जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली। तो यहाँ पर हमें डी ब्रॉगली के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बताया था कि कोई भी मैटर वेव नेचर को शो करता है, और उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था जिस इक्वेशन में हम वेव नेचर से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें क्या पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा उसका उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखो। तो उन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा दैट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, h/p। यहाँ पर h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो याद रखना है कि p का मतलब यहाँ पर क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ लीनियर मोमेंटम।
डन। अच्छा, आप जानते हो कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यहाँ पर m मतलब है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v का मतलब है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। अच्छा, वेवलेंथ का यूनिट तो वही होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, मीटर। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उन्होंने जो इक्वेशन दिया था कि कैसे हम किसी मैटर के वेव नेचर से मिलने वाले वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आइदर यू कैन यूज़ दिस फार्मूला और यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे तो कोई खास डेरिवेशन वगैरह नहीं है, एक ही छोटा सा डेरिवेशन है जो हम करने जा रहे हैं, और ये डेरिवेशन ऐसा देखा गया है कि हर 2-3 साल में रिपीट होते रहता है। तो अब जो यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है दैट इज़ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। जैसे कि आप नॉर्मली आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद सर्टेन स्पीड के साथ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो डेफिनेट सी बात है हम क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ेगा, दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि उसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v का एक फॉर्मूला डिराइव करना है, जहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट v, ठीक है। v फॉर यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल, यानी ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है जो ऑलरेडी आप जानते हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इक्वेशन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पर h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है और p का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, इफ एन इलेक्ट्रॉन of mass m, if an electron of mass m is accelerated by potential difference v। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास स्मॉल है, अगर मैं उसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ बाई पोटेंशियल डिफरेंस v, देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेफिनेट सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर मैं ई के से डिनोट कर देता हूँ। आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं कि वी स्क्वायर एम स्क्वायर, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ई के इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और इसे मैं बोलूँगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, m, क्योंकि मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है m स्क्वायर वी स्क्वायर, इसकी जगह पर आप क्या लिख लोगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 2m, और ये हो जाएगी ई के मतलब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला आपको, मोमेंटम का फॉर्मूला मिला दैट इज रूट ऑफ 2m ई के, ठीक है। अब इस मोमेंटम की वैल्यू को हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर पुटिंग, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन वे में 1 में मैं पुटअप करूँगा वैल्यू, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल h अपॉन रूट ऑफ 2m/e/k, ठीक है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल में आपको यूज़ होगा कि जब वो आपको काइनेटिक एनर्जी देगा और बोलेगा वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, एज मुझे पता है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो मेरा फॉर्मूला बनेगा लैम्डा का, इट विल बी रिटर्न एज h अपॉन रूट ऑफ 2m/eV हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है h अपॉन रूट ऑफ 2m/e, ये जो पूरी वैल्यू है, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं इनकी कांस्टेंट वैल्यू रख के कैलकुलेट करूँ तो मुझे इनका आंसर मिलेगा दैट इज़ 1.228 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कैपिटल V। अब आपको पता है कि 10⁻⁹ को नैनोमीटर कहते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा
1.228 नैनोमीटर अपॉन रूट ऑफ वी। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो वेवलेंथ है हमारा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे उस हिसाब से वेवलेंथ भी चेंज होता रहेगा। तो बस यही एक सिंपल सा डेरिवेशन था जो मैंने आपको बताया। बाकी सारी चीज़ें आपने देखा होगा स्टार्टिंग से। चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो। सिंपल सा चैप्टर है। मेन फोकस इसमें थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी करना है आपको। सो एट लास्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स टाइप या 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर होता क्या है। तो देखो, मटेरियल पार्टिकल शोज वेव लाइक नेचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टेंसेस पे शो करते हैं। यानी जब वो मोशन पे होंगे तो शो करेंगे, और अगर वो रेस्ट कंडीशन पे होंगे तो वो शो नहीं करेंगे वेव नेचर को। सो दिस फिनोमेना इज नॉन एज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर। तो इसी वेव लाइक नेचर वाले फिनोमेना को हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर कहते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स, क्या बोला है, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव एन एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं उनके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, साथ ही साथ में वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ और 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। एंड ऑल हैव एन एसोसिएटेड एनर्जी एंड मोमेंटम। कहने का मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, लैम्डा भी होगा, यानी वेवलेंथ होगा, वेव नंबर होगा, उसके पास एनर्जी होगी, एज वेल एज उसके पास मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए आया तो ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर के पॉइंट को आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जिसे हम डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो देखो, वैसे तो डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक देखा गया है कि पूछा नहीं गया है, ना पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये फिर भी करना हो डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो पहले आप ये पूरे चैप्टर का अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। तो खास तौर से उसका डायग्राम जो है वो आप कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो यहाँ पर हमने सारा कवर अप किया है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, मेन पिन पॉइंट्स क्या क्या हैं कि हमें सबसे पहले 4-5 डेफिनेशन याद रखनी है रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में 4-5 ऑब्जर्वेशन लिखा है, कोई भी 2-3 ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, वहीं पर अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद फोटो सेल एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट में जो अभी हमने देखा दैट इज़ अबाउट द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मैटर, और साथ ही साथ में वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो कहने का मतलब कि 5-6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हीं पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर आसान है। हाँ, एक बात का याद रखना है कि इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं, स्पेशली इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs हैं वो जरूर आप कर लेना। सारे चैप्टर के PYQs की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन वीडियोस को देख के सारे चैप्टर के PYQs जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे PYQs क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछा गया था।